गुड मॉर्निंग। सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की खास खबरें। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत। निक्केई 15 साल की नई ऊंचाई पर। एसजेएक्स निफ्टी 8,600 के पार। कमजोर डॉलर से अमेरिकी बाजारों में दिखी तेजी। डाउ जोन्स 168 पॉइंट चढ़कर 18,000 के पार बंद। एसएनपी 500 भी करीब 1% ऊपर। सेबी बोर्ड बैठक में आईएफसी से जुड़ी गाइडलाइंस को मंजूरी। 1 अप्रैल से होंगी लागू। बैंकों को भी मिली बड़ी राहत। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने के प्रस्ताव भी मंजूर। Our discussions and getting the opinion and the suggestions of the Reserve Bank always continue. वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई सेबी में नहीं है कोई मतभेद। बोर्ड बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई और सरकार के बीच अहम मुद्दों पर समय समय पर बैठक जारी। हम लोग उम्मीद रखते हैं और हमारी उम्मीद सफल होती है। और वित्त मंत्री ने एक बार फिर कहा कि सरकारी बैंकों पर ब्याज दरें घटाने का कोई दबाव नहीं, बस उम्मीद है कि अब बैंक दरें जरूर घटाएंगे। और प्रधानमंत्री ने किसानों से की मन की बात। असमय बारिश पर जताई चिंता। सरकार की ओर से मदद का दिया भरोसा। भूमि अधिग्रहण बिल पर कहा भ्रमित न हो किसान, कानून सबके हित में। और जीएसपीएल को लगा तगड़ा झटका। कंपनी के पावर बिजनेस के लिए जरूरी 3 ब्लॉक्स की बोलियां हुई खारिज। बाल्को को भी नहीं मिलेगा गारे फाल्मा 4x1। और सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिले और एसजेएक्स निफ्टी की क्या हालत है। आज फिर से चुस्ती देखने को मिली है, खासतौर से इंटरनेशनल मार्केट की ट्रेड में फिर खरीदारी हुई है। एसजेएक्स निफ्टी में वो क्लियर कट टिक आने का इंतजार बस बाकी है, लेकिन 8600 के आसपास की ओपनिंग रहेगी या फिर उसके ऊपर बाजार फिर खुल सकते हैं। कितनी चुस्ती है अमेरिकी मार्केट में और एशिया बाजार कितना फिर जश्न मनाने के मूड में है, इस पर एक चेक ले लेते हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ हैं। संदीप, हफ्ते की शुरुआत मजबूत संकेतों के साथ करेंगे। बिल्कुल, बेहद मजबूत संकेत है। 5% के गेंस यूएस के बाजार में शुक्रवार को बने और डाउ जोन्स अगर आप देखें 170 पॉइंट के गेंस वहां थे और नैस्डैक पे भी नजर डाले तो 5000 का जो की लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली और 15 साल की नई ऊंचाई पर दरअसल वहां जो कारोबार है वो उसकी समाप्ति देखने को मिली। 10 मार्च 2000 को जो उच्चतम स्तर बने थे, जो ऑल टाइम हाई बने थे, उससे केवल 0.4% के आसपास की दूरी पे नैस्डैक में हम देख रहे हैं कि कारोबार देखने को मिला। और पूरे जो गेंस बन रहे हैं दरअसल डॉलर के चाल की वजह से देखने को मिले हैं। डॉलर में एक बार फिर से कमजोरी देखने को मिली, करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी थी, जिसकी वजह से कमोडिटीज में गेन देखने को मिला, क्रूड के प्राइस में उछाल देखने को मिला और उसी वजह से जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें काफी जमकर तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से यूएस के बाजारों में काफी अच्छी गेंस देखने को मिले। शुक्रवार को अगर आप देखें तो 1.25% की डॉलर में कमजोरी थी। पिछले 5 हफ्तों में पहली बार हमने देखा कि वीकली लॉसेस डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिले और उसके साथ साथ जो कच्चे तेल में उछाल आया जिसमें करीब $2.25 के आसपास के गेंस थे। नाइमेक्स पर भाव $46, ब्रेंट पर भाव $55 के ऊपर पहुंच गया। ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूएस के मार्केट्स में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले और यही कारण था कि ट्रेजरी यील्ड अगर आप देखें 10 साल की अब भी 2% के ऊपर जाने में काफी मुश्किल वहां देखने को मिल रही है। 1.94% के आसपास के जो लेवल्स हैं वहीं पर कारोबार देखने को मिला है। कहीं ना कहीं बाजार अब इस चीज को फैक्टर करके चल रहे हैं कि जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है वो अनुमान से काफी लेट अब वहां ब्याज दरें बढ़नी शुरू होंगी। तो एक फैक्टर था जिसकी वजह से हमने देखा यूएस के बाजारों में काफी अच्छे गेंस बने और ओवरऑल काफी स्ट्रांग क्लोजिंग थी। यूरोपियन मार्केट्स पर नजर डाले, यूएस से अच्छा कारोबार वहां देखने को मिला। 1 से 1.25% की तेजी वहां देखने को मिली और हाईलाइट द फुटसी जहां पे 7000 का जो लेवल है वो पहली बार पार हुआ, यानी कि रिकॉर्ड हाइस पे फुटसी में कारोबार देखने को मिला। माइनिंग, बेसिक रिसोर्सेज और एनर्जी शेयरों में वहां भी काफी अच्छे गेंस देखने को मिले और वेदांता रिसोर्सेज जिसने अपने केपेक्स कट करने की बात करी है 16% की तेजी उस शेयर में देखने को मिली, जिसकी वजह से फुटसी में काफी अच्छे गेंस थे और ओवरऑल बाकी मार्केट्स में काफी अच्छे गेंस थे क्योंकि ग्रीस को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म में माना जा रहा है कि जो डेट को लेकर डील है, जो नेगोशिएशन है वो काफी फ्रूटफुल हो सकते हैं। और ये दरअसल एंजेला मर्केल का जो कमेंट आया था उसके बाद ये सारी जो ऑप्टिमिज्म वो बना। उनका ऐसा कहना था कि अगले कुछ दिनों में ग्रीस की ओर से जो रिफॉर्म्स की सूची है वो जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद किस्तों में उनको जो पेमेंट है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस वजह से यूरोपियन मार्केट्स में ओवरऑल काफी अच्छे गेंस देखने को मिले। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट्स में काफी अच्छा कारोबार हो रहा है। निक्केई 15 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, 150 पॉइंट के आसपास की तेजी है। ताइवान में जरूर हल्की कमजोरी है लेकिन बाकी सभी बाजारों में हरे निशान के साथ कारोबार देखने को मिला और इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि आज 8600 के ऊपर की जो शुरुआत है वो इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो बेहद पॉजिटिव क्यूज है और पूरे तरह से चाल है दरअसल डॉलर की जो कमजोरी आ रही है उसकी वजह से देखने को मिल रही है और इसी वजह से अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं काफी स्ट्रांग क्यूज। शुक्रिया अब इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली अच्छे क्यूज देखने को मिल रहे हैं
इंटरनेशनल मार्केट से, इससे कितनी चुस्ती देखने को मिलेगी, भारतीय बाजारों में कैसी शुरुआत रहेगी, उस पर एक चेक ले लेते हैं। मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गया है। अनिल, गुड मॉर्निंग। जैसे संदीप भी बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यू जो है वो बेहतर देखने को मिला है, और इस बीच हमने देखा है जो डेटा फ्लो है वो भी इतना खराब नहीं है, तो क्या इस हफ्ते की शुरुआत मजबूत रहेगी? एकदम ये हफ्ता काफी अहम इस लिहाज से होगा कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्सचेंज लिफ्ट होता हुआ दिखेगा। साल का आखिरी हफ्ता है तो थोड़ा सा वहां पर एक्शन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। एनएवी बढ़ाने के लिए आज से फंड्स अपने पसंद के स्टॉक्स इस हफ्ते के सेकंड हाफ में खरीदते हुए ज्यादा नजर आएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर डोमेस्टिक संकेत भी हमारे लिए खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन रेसेस में जा चुका है, तो अब वहां से नए संकेत आपको आते हुए नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में ग्लोबल संकेतों के दम पर भारतीय बाजारों को ट्रेड करना है। जो डेटा की बात आपने कही, ये बात सही है कि डेटा बेहद पॉजिटिव है। डेटा सिर्फ शुक्रवार के नहीं बल्कि पिछले कई दिनों के काफी पॉजिटिव डेटा, लेकिन दिक्कत की बात है कि भारतीय बाजार पॉजिटिव डेटा पर रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे और लगातार उछाल में बिकवाली होती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में आज हो सकता है आपको एक स्टेबल सी शुरुआत होती हुई दिखे, और उस लिहाज से कुछ अहम लेवल्स पर ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए। लोअर साइड पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर जो जोन दिख रहा है वो है 8450 से लेकर 8500 की रेंज में। यहाँ पर बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और इसके नीचे जाने की संभावना कम नजर आती है फिलहाल, अनलेस कि आपको कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर न्यूज फ्लो के तौर पर आता हुआ दिखे, जिसकी संभावना कम दिख रही है। क्रूड के दाम थोड़े से कम हुए, साथ ही रुपए में थोड़ी सी मजबूती जो होती दिख रही है वो पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। ऐसे में भारतीय बाजार थोड़ा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकते हैं। इस बाउंस बैक में 8670 8700 तक भारतीय बाजारों के जाने की एक कोशिश हो सकती है। तो रेंज को प्ले करना होगा और उस लिहाज से बेहतर ही होगा कि बजाय दिग्गज शेयरों के फोकस करने के कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जहां अच्छा करेक्शन हो चुका है वहां पर फाइनेंशियल ईयर के एंड में थोड़ी सेलेक्टिवली खरीदारी करनी चाहिए। ओके, लेकिन अनिल, एक स्टॉक जहां पर मेरे ख्याल में बिल्कुल खरीदारी नहीं होगी और भारी भरकम बिकवाली आने की पूरी संभावना है, वो है JSPL। इनके पावर बिजनेस के लिए जो 3 ब्लॉक्स इनके हाथ लगे थे उसकी नीलामी खारिज हो गई है। ऑफकोर्स कंपनी ने कहा है कि उन्होंने रूल्स का पूरी तरह से पालन किया है। ये मामला शायद आगे भी वो एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन स्टॉक के लिए कितना बड़ा झटका है और कितनी मार खा सकता है ये शेयर? हर्षित, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक को कुछ और करेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन ये याद रहे कि 200-205 रुपए का हाई बनाने के बाद से ही स्टॉक लगातार नीचे की तरफ से इस खबर के दम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 150, 152, 55 रुपए की रेंज में स्टॉक शायद आपको ओपन होकर स्टेबल होने की कोशिश करे। ये याद रखना चाहिए JSPL में कि आज ओडिशा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला इसके लिए आना है। जो एक स्टॉक इनका स्टॉक काफी लंबे समय से पड़ा हुआ है, शारदा माइन से जो इन्होंने निकाला है वो लगभग 4-5 साल से अटका हुआ है। उस पर अगर फैसला आता है, एक फैसला वहां पॉजिटिव JSPL के लिए बनता है तो स्टॉक लोअर लेवल से एक रिकवरी भी दिखा सकता है। तो एक न्यूज फ्लो वीकेंड पर हो चुका है जो बेहद नेगेटिव है। दूसरा न्यूज फ्लो अगर किसी तरह का डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आए उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद 150 रुपए के आसपास के लेवल पर आकर स्टेबल हो सकता है, उससे नीचे फिलहाल न जाए। हाँ, अगर उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला भी नेगेटिव आ जाए अगर, तो फिर ऐसे में JSPL के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अदरवाइज आप एक कमजोर ओपनिंग के बाद फिर से रिकवरी देख सकते हैं। ओके, ये है फिलहाल राय JSPL पर, लेकिन ये एक स्टॉक होगा जिस पर काफी गहरी नजर हमारी भी रहेगी दिन भर CNBC आवाज पर। शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। निफ्टी में स्थिति कैसी दिख रही है? कंस्ट्रिंग SGX निफ्टी अच्छे संकेत दे रहा है और पिछले सत्र में हमने देखा है कि करीब 85-70 के आसपास समाप्ति देखने को मिली है। सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ रही है। सिमी, गुड मॉर्निंग। क्या एक पुल बैक के लिए तैयार रहेगा मार्केट? निफ्टी में क्या रणनीति आप सुझाएंगे आज? हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मुझे भी लगता है कि पुल बैक दे सकता है, पर रिसेंटली हम लोग देखा है कि निफ्टी ऊपर में सस्टेन नहीं किया। जो भी गैप से खुलता है निफ्टी ऊपर से वापस सेलिंग हावी होता है। तो आज भी अगर गैप से खुलेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है, पर ऊपर में जाके जब भी स्ट्रेंथ टेपर होगा एक बार सेल पोजीशन लेके तो देखना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है वो अभी भी निफ्टी टेस्ट नहीं किया है। 89 डेमा जो कि करीब 85-30-35 के आसपास है, उसी रेंज पर निफ्टी को आना पड़ेगा और उससे नीचे 100 डेमा अराउंड 84-90 के आसपास है। तो यही 2 लेवल ऑन द डाउन साइड हम लोग को वॉच करना पड़ेगा। निफ्टी को एक बार उस दोनों लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई अच्छा मैसिव रिकवरी अगर आता है सपोर्ट के साथ तो सोचेंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि जहां पे स्ट्रेंथ टेपर होगा आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद वापस छोटा सा सेल पोजीशन फिर भी शिफ्ट किया जा सकता है। निफ्टी अभी भी रिस्की है। ओके, लेकिन किन स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है?
हर्षदा, 2 स्टॉक मेरा रडार में रहेगा आज। इसमें से एक सेल कॉल होगा। एक डीवीज लैब में थोड़ा बहुत कल फ्राइडे को बिग वाली देखा गया था हायर लेवल से 1800 के आसपास आके बंद किया था। 1826 के ऊपर स्टॉक लगा के मैं इसमें सेल पोजीशन रिकमेंड करूंगी। 1770 का टारगेट लगा के इंट्रोडे का होगा। और एक आईटी स्टॉक इन्फोसिस जिसमें स्ट्रेंथ बेहद नजर में आ रहा है। 2225 का स्टॉप लॉस के साथ उसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए कहूंगी। 2296 का टारगेट है मेरा। ओके, ये है फिलहाल 2 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन निफ्टी में अब भी सिमी को कॉन्फिडेंस नहीं है खरीदारी करने का, तो वो कह रही है नीचे की तरफ ये फिर से फिसल सकता है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन कल हुई सेबी बैठक में किन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, साथ ही देखिए सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत इस छोटे ब्रेक के बाद। और अब बात कल हुई अहम 2 बोर्ड बैठक की। सेबी और आरबीआई की महाबोर्ड बैठक हुई कल और वहां पर काफी बड़े डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं। सेबी की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देने के लिए अब नगर निगम के पास बॉन्ड जारी करने का अधिकार होगा और इससे जुड़े नियम 3 से 4 हफ्तों में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बैंकों को डेट की इक्विटी में कन्वर्ट करने की अनुमति तो पहले से थी, लेकिन अब यहां पर कहा गया है कि कन्वर्जन के लिए बैंकों के पास 51% हिस्सा होना जरूरी है और साथ ही साथ टेक ओवर कोड्स में भी किसी तरह की ढील मिलती हुई दिखाई देगी बैंकों के लिए। वहीं आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर में विदेशी पूंजी लगाने के नियम भी आसान हो गए हैं। आईएफसी बनाने पर गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू होंगी। सेबी ने ईआईपीओ और आधार बेस्ड ईकेवाईसी को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनियों को 24 घंटे में हर जानकारी देनी होगी। और बोर्ड बैठक के बाद ही सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने सीएनबीसी आवाज को सबसे पहले इंटरव्यू में कहा कि बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में काफी काम किया गया है और सारे डिटेल सुन लेते हैं उस इंटरव्यू में। गिफ्ट सिटी के बारे में या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में जो आज निर्णय लिया है उसमें मुख्य बातें ये रही हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस चाहे वो विदेश के हों या भारतीय हों, रिकॉग्नाइज्ड हों, तो वो अपनी सब्सिडरी वहां खोल के काम काज स्टार्ट कर सकते हैं। उनको सहूलियत देने के लिए सेबी बोर्ड ने यह भी कहा है कि जैसे हमारे यहाँ 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है मिनिमम कैपिटल का, तो वो 25 करोड़ से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 साल के अंदर उनको मैच करना होगा। उसी प्रकार से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ के बदले हमने कहा है 50 करोड़ से आप स्टार्ट करें, वो कर सकते हैं। फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो अगर चाहें पैसा उठाना या ट्रेडिंग करना, यहाँ पर आईपीओ करना, तो वो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को भी हमने वहाँ अलाउ किया है। सेबी के अलावा कल आरबीआई की भी अहम बोर्ड बैठक हुई। बैठक में फाइनेंस बिल में बदलाव को लेकर डिटेल में चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फाइनेंस बिल में रिजर्व बैंक से जुड़े हुए जो भी प्रावधान हैं उसको अंतिम मंजूरी देने से पहले सरकार उसमें कुछ फेरबदल कर सकती है और वित्त मंत्रालय इस फेरबदल करने पर विचार कर रही है। दरअसल रिजर्व बैंक की जो बोर्ड की बैठक हुई है उस बैठक में रिजर्व बैंक के बोर्ड के सदस्यों ने कुछ अपने अपने सुझाव रखे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने। कुछ ने यह भी आशंका जताई कि इसका मकसद क्या है और कहीं इससे रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में कटौती तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये मामला काफी गर्म होता जा रहा है और रिजर्व बैंक की संस्था के अधिकार क्षेत्र में कटौती को लेकर एक आशंका जताई जा रही है और राजनीतिक रूप से ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। तो हो सकता है कि सरकार इस पर विचार करे दोबारा से और विचार करते हुए फाइनेंस बिल को उन प्रावधानों में थोड़ी सी नरमी ला सकती है जिससे रिजर्व बैंक को यहाँ पे आशंका है। इस मुद्दे पर जल्द ही रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और वित्त मंत्री के बीच एक बैठक भी होने वाली है। और इस के बीच जो बताने की बात है वो ये है कि फाइनेंस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 3 बातें खास हैं। पहली बात तो ये कि इन प्रावधानों को लागू करने से बॉन्ड मार्केट के रेगुलेशन का अधिकार कुछ हद तक रिजर्व बैंक से जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट तय करने का
पूरा अधिकार अभी जो रिजर्व बैंक के पास है वो उस अधिकार में भी कटौती हो सकती है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स करने की बात की रही है उसकी भूमिका को लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कमेटी जो होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस सदस्य के पास कितना अधिकार होगा, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच कहीं न कहीं रस्साकशी जैसी स्थिति बन चुकी है। इस रस्साकशी जैसी स्थिति को दूर करने के लिए, इस संशय को, अंतर्विरोध को दूर करने के लिए हो सकता है कि फाइनेंस बिल के प्रावधानों में सरकार कुछ बदलाव करे, लेकिन ये तस्वीर तब तक साफ नहीं होगी जब तक ये फाइनेंस बिल पर वित्त मंत्री अपना जवाब नहीं देते हैं सदन में। तो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है और इस पर आगे भी हम आपके लिए डिटेल लेकर आएंगे आज CNBC आवाज पर। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा आज कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए, जहां पर खबरों का इम्पैक्ट दिखेगा, और साथ ही कमोडिटी करेंसी मार्केट के लिए आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या हो, ये भी आपको बताएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी और किन स्टॉक्स में आज नजर होनी चाहिए वो आपको बता देते हैं। हमारे साथ है माई रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके रडार पर टाटा मोटर्स का काउंटर होना चाहिए, जहां पे बोर्ड की बैठक होने वाली है मार्च 25 तारीख को, मतलब बुधवार को, राइट्स इश्यू पर विचार करने के लिए। ये राइट्स इश्यू 7,500 करोड़ का होगा। साथ ही कंपनी यहाँ पे अपने एनसीडीज को बायबैक करने पर विचार करेगी। ये एनसीडीज 1,250 करोड़ के है और ये पूरी जो योजना है अपने एनसीडीज को बायबैक करने की, ये उनके कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की योजना में शामिल है। ये जो एनसीडीज है वो मैच्योर हो रहे हैं मार्च 31 तारीख 2016 को। ग्लेनमार्क फार्मा के काउंटर पर भी नजर होनी चाहिए, जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्लेनमार्क फार्मा को अपनी 2 एंटी डायबिटिक दवाओं को बनाने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए यहां पर रोक लगा दी गई है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी पर यह आरोप है कि उन्होंने मर्क के पेटेंट का उल्लंघन किया है। और आखिर में सन फार्मा और रनबैक्सी के काउंटर पर नजर रखिएगा, जहां पर फेडरल ट्रेड कमीशन की तरफ से जो एक फाइनल ऑर्डर था उनके डील को लेकर, उनके मर्जर को लेकर, वो अप्रूवल यहां पर मिल गई है। सन को इमीडिएटली 10 दिन के अंदर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के एसेट्स को ट्रांसफर करना होगा या फिर बेचना होगा टोरेंट फार्मा को, और उसी के बाद ये पूरी डील पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो वो कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, लेकिन शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 62.46 पर बंद हुआ। रुपए की चाल आज कैसी रहेगी और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड बनेगा, क्योंकि हमने देखा है अमेरिकी मार्केट्स में भी फिर से डॉलर में काफी वीकनेस आई, तो आज भारतीय बाजार में किस तरह की रुपये की ओपनिंग देखी जा सकती है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। हमें लगता है कि इंडियन रुपीज आज एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, क्योंकि हमने देखा तो लास्ट वीक काफी दिनों के बाद, इवन काफी 2 हफ्तों के बाद इंडियन रुपीज एप्रिशिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग व्यू मुझे लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए। तो 62.60 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 62.30 तक देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट यहाँ देखने को मिली है, तो उसका फायदा मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज को आज देखने को मिल सकता है। ओके, और किन कमोडिटीज में फिर अपॉर्चुनिटी रहेगी अनुज? कच्चा तेल, सोने में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, डॉलर इंडेक्स में वीकनेस होगी तो डेफिनेटली गोल्ड को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट करना चाहिए। तो करीबन 26,100 के आसपास गोल्ड बाय कर सकते हैं। टारगेट करीबन 26,350 तक देखने को मिल सकता है। फेयर इनफ। तो ये है फिलहाल स्ट्रैटेजी गोल्ड, और गोल्ड में जहां पर 26,350 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है, तो तेजी का मूड डेफिनेटली बनने की पूरी संभावना, और साथ ही एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की कच्चे तेल में भी। बहुत बहुत धन्यवाद उस अपडेट के लिए। SGX निफ्टी पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी का मूड है। निकेई 15 साल के हाईज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, और SGX निफ्टी 8614 पर कर रहा है कारोबार। सेंटिमेंट बेहतर है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, लेकिन SGX निफ्टी में वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट फिलहाल तो नहीं हुआ है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए स्टॉक्स में, उस पर हमारा खास कार्यक्रम लेकर आएंगे अब स्टॉक 2020, जहां पर हम आपको देते हैं हर रोज बेहतरीन टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। नीरज, क्या रणनीति रहेगी? मॉर्निंग हर्षदा। आज की रणनीति भी कुछ मिली जुली रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे सेलेक्टर्स, और उनका मानना है कि यूएस मार्केट भी अगर आप देखें तो इस समय 200 पॉइंट से ऊपर था, जो कमजोरी के बाद 150 के आसपास ही ऊपर बंद हो पाया। तो भारतीय बाजारों के लिए सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा, और यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आज भी देखने को मिलेगी। तो एक मिली जुली टीम लेके उतरेंगे, सिलेक्टेड बाइंग ही होगी, लेकिन शॉर्ट्स के प्लेयर्स भी होंगे। स्टॉक्स कौन से होंगे ये बताएंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।